नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जो मैथ का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है क्लास 10 का। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 5 का, उसमें पूछा है निम्नलिखित प्रमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। अब देखिए यहाँ दो चीज़ होता है, एक तो शांत होता है, एक अशांत होता है। तो हम लोग को समझना है जो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो अशांत है। ये अशांत क्यों है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना होगा। जहाँ लिखा हुआ है 77/210, 7 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 11 बार में, ये कटेगा 30 बार में, तो आया कितना 11/30। अब जो ये 11/30 है, ये 11 तो रहेगा, लेकिन 30 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं गुणनखंड में 2 गुना 3 गुना 5। अगर हर यानी बटा के नीचे वाला 2 और 5 के अलावा कुछ और भी दूसरा संख्या दिखे, जैसे 3 है, अगर 5 और 2 होता तो शांत होता, 5 और 2 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आए जैसे 3 आया है तो ये क्या होगा, अशांत होगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक धनात्मक संख्या 2a, क्या लिखा है, एक धनात्मक संख्या 2a + 1, ठीक है, के रूप का है, तो ये निम्न में से क्या है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए एक ऑप्शन में लिखा हुआ है विषम। ठीक है, तो अगर अंतिम संख्या जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये एक विषम संख्या, इसीलिए आंसर क्या होगा, विषम होगा। अगर यहाँ 3 होता तो भी विषम होता, अगर 5 होता तो भी विषम होता। इसका मतलब अगर अंतिम वाला यानी लास्ट वाला नंबर अगर विषम है तो आंसर विषम होगा, अगर लास्ट वाला नंबर अगर सम है तो आंसर सम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 7 गुना 11, यहाँ पर जो प्लस दिया है ना वो प्लस नहीं होगा, उसको गुना कर लेना। ठीक, यहाँ पर प्लस दिया है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में मिस्टेक प्रिंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, आप इसको गुना कर लीजिएगा, +13। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 7 को 11 को और 13 को गुना करने पर आएगा 1001, जोड़ में कितना है 13, इनको जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ के आ रहा है 1014, यानी 1014 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1014, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था 7 गुना 11, यहाँ जोड़ दिया लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ गुना होगा, गुना 13 जोड़ 13 का भाज्य संख्या होगा। तो इसको सबको सॉल्व करके क्या आया, ये एक इसका भाज्य संख्या है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। तो देखिए विषम संख्या का रूप ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग निकालें तो ऑप्शन नंबर सी में एक विषम संख्या का रूप हो जाएगा 2m + 1, क्योंकि 1 है और ये प्लस में है, तो 1 अगर है तो ये एक विषम संख्या है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है y = px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यंकों की संख्या क्या होगी। तो ग्राफ x वाला जो एक्सिस है उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब जितना पॉइंट पे कट करेगा उतना आंसर होगा। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ऑप्शन क्या हो, आंसर भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द्विघाती बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंकों का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है x² + 7x + 10, तो हम लोग को पता है कि a = 1 आएगा, क्योंकि x² के पहले 1 है, b = 7 और c = 10। ठीक है, तो ये एक द्विघातीय बहुपद है, इसका शून्यंकों का योग पूछा है। शून्यंक का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटा क्या होता है, a। ठीक है, -b/a। अब यहाँ मान बैठाएंगे तो हो जाएगा -7, क्योंकि माइनस पहले से, b का मान 7 है, a का मान कितना 1, इसी को लिखा जा सकता है -7। ये आंसर हो गया -7। अब क्वेश्चन नंबर 6 में -7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यदि एक द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का योग 1 है, शून्यंकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा = 1 है, उसके बाद है और गुणनफल -1 है, कोमा अल्फा × बीटा को गुणनफल बोलते, ये -1 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। द्विघाती बहुपद अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा दिया रहे तो द्विघाती बहुपद का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा × बीटा। मान इसमें बैठाना है, x² अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1x
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 1। तो ये कौन से ऑप्शन में ये है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आदित्य हल की स्थिति में आलेख की रेखाएं एक दूसरे के होते हैं। तो आदित्य हल का मतलब ही होता है केवल एक हल, और रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। कब, जब आदित्य हल पूछेगा तब। तो आदित्य हल के केस में प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है समीकरण युग्म 2x + 3y + 4, 2x + 3y + 4 इक्वल टू 0 होगा। 0 लिखा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन 0 होगा, मिस प्रिंट है। और दूसरा इक्वेशन इसमें दे रखा है 4x - 5y + 6 इक्वल टू 0। हमसे पूछा है ये किस प्रकार का समीकरण है। तो हम लोग को पता है कि x के पहले और ये x के पहले a1 और a2 होता है, यानी a1 बटा a2 हम लोग पहले निकालेंगे। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2 के पहाड़ा में ये कटेगा 1 बटा 2 बार में। अब यहाँ पर जो है b1 हम लोग को निकालना है, b1 बटा b2। तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है -5। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आ गया माइनस में 3 बटा 5, ये 1 बटा 2। इसीलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो समीकरण युग्म है वो एक अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब कोई एक हल होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को ही क्या बोलते हैं, केवल एक हल, अद्वितीय हल। ठीक है, होगा, अद्वितीय हल होगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है। जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 बटा b2 के, तो उस केस में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केवल एक हल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, लिखा है रैखिक समीकरण युग्म के आरेख की रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का हल होगा। जब कभी समांतर हो जाए तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब कभी भी अगर आपको ऐसा दे दे जो कि समांतर हो, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, कोई हल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा था रैखिक समीकरण युग्मों के आरेख की रेखाएं समांतर हैं तो युग्म कैसा होगा, तो युग्म का कोई हल नहीं होगा समांतर के केस में। क्योंकि समांतर के केस में जो कंडीशन बनता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो इस केस में क्या होता है, एक तो कोई हल नहीं होगा। अगर आपको ग्राफ इसमें खींचने बोले तो ग्राफ क्या होता है, एक समांतर होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एक द्विघाती समीकरण के बराबर मूल होते हैं। बराबर मूल कब होता है, जब b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। जब b² - 4ac बराबर 0 हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके बराबर और वास्तविक मूल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द्वितीय समीकरण यानी द्विघाती समीकरण का फॉर्म में है x² - x - 1, ठीक है, बराबर 0। तो आपको बताना है कि मूलों की प्राकृतिक क्या होगी। यहाँ a बराबर लिखना है 1, b बराबर -1 और c बराबर भी -1। मूलों की प्राकृतिक चेक करने का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है, b का मान -1 है, -4a का मान 1 और c का मान -1। सॉल्व करने पर -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस और माइनस प्लस 4 को 1 से गुना किए 4 बराबर 5। ये जो 5 है ये 0 से क्या है, बड़ा है। तो 5 अगर 0 से बड़ा है तो आपसे पूछा है
कि बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगा। जब कभी भी डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं तथा भिन्न होते हैं। इसका मतलब हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वास्तविक तथा भिन्न। जब 0 से बड़ा हो यानी डी का वैल्यू 0 से क्या आया? बड़ा आया, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा भिन्न। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है द्विघातीय समीकरण 6x² - x - 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? 6x² - x - 2 = क्या दिया है? 0। आपको विविक्त कर यानी d का मान निकालना है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा? 6, b बराबर -1, c बराबर -2। आपको d का वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है? -1, 4, a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू -2। सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो 48 होगा। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, जोड़ने पर आएगा 49। यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का? ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू क्या? 49। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप आंसर कर सकते हैं। क्या चीज़? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा द्विघातीय समीकरण का आरेख होता है। तो देखिए द्विघातीय समीकरण का जो आरेख होता है वो परवलयाकार होता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। परवलयाकार का मतलब क्या हुआ? मान लिया जाए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, x y, ये x डैश और ये हो जाएगा y डैश। तो द्विघातीय जो बहुपद या द्विघातीय समीकरण जो होता है उसका जो आरेख होगा वो इस टाइप से होगा, ऐसे। तो इस टाइप से आरेख को क्या नाम दिया जाता है? परवलय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, परवलयाकार होता है। ठीक है, इसका जो आरेख होता है। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का आलेख हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है यदि एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है -1 और सर्व अंतर डी दिया हुआ है 1/2, तो आपसे पूछा है इससे दूसरा पद क्या होगा। तो जब कभी भी दूसरा पद पूछे यानी ये a2 पूछ रहा, a2 बराबर फॉर्मूला होता है a + d। अब a का मान है -1 और d का मान है 1/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? इन दोनों को सॉल्व करके आएगा -1/2। अब -1/2 कौन से ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसका मतलब ए कितना हो जाएगा? 3 और कोमा सर्वंतर निकालना हो तो 8 को 3 से माइनस करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, और जो 78 दिया हुआ है मान लेते एनवा पद 78 है, यानी ए एन का वैल्यू दिया। ए एन का नीचे ए एन का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे a + n-1 d बराबर में 78। ठीक है, a का वैल्यू बैठाएंगे 3, n का मान नहीं पता निकालना है n का मान, तो n को छोड़ दिया जाएगा, और d का मान कितना है? 5, 78। इसको सॉल्व करते हैं, 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो n-1 और 5 तो है ही, 3 को इधर ले जाके इससे घटाएंगे तो आएगा कितना? 75। 5 से 75 को हम लोग काट सकते हैं 15 बार में। ठीक है, तो n बराबर 15, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस, तो आएगा कितना? 16। यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर भी हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर बी 16वां पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 1 + 1, 1 + 2 + 3 इस तरह होगा। ठीक है, +100, ये 1 + 2 + 2 जो दिया है ना वो 3 होगा, यहाँ वो मिसप्रिंट है। ठीक है, पूछा है इसका योग, टोटल का क्या निकालना? योग। तो हम लोग योग निकालने के लिए आसान से निकाल सकते हैं योग का फॉर्मूला से, SN के फॉर्मूला से। तो SN के लिए आपको सबसे पहले पहला पद पता होना चाहिए जो 1 है, सर्वंतर D भी कितना है? 1 है, 2 से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा। टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर भी 100 ही है, और लास्ट पद आपको दिया 100, यानी L भी कितना है? 100। हम लोग को SN का फॉर्मूला पता है, SN बराबर n/2, इसमें हम लोग a + l वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, d का यहाँ पर उपयोग नहीं होगा क्योंकि l हमको पता है। तो कितना पदों का? 100 पदों का योग निकालना है। n का मान भी कितना आ गया? 100/2। a का मान 1 है, l का मान 100 है। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग काटेंगे कितना बार में, 50 बार में। इसको जोड़ेंगे तो 101, इसको गुना करेंगे 50 से, 5 0 5 0, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5050। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। जब कभी भी आपको संगत कोण का बात बोलेगा तो बराबर, और संगत भुजा बोलेगा तो समानुपाती, लेकिन इसमें संगत कोण बोला है तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखता है ABC में, मतलब एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE समांतर है BC के और AE बटा EC बराबर है 3/4, तो AD बटा BD बराबर होगा। तो देखिए हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसा कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ये BC के समांतर एक इधर एक रेखा है जिसका नाम है D और E। हम लोग को पता है कि BC समांतर है किसके, DE के, और क्वेश्चन में बोला है कि AE बटा EC का वैल्यू दे रखा है और ये समांतर है। तो समांतर के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, समांतर के केस में समांतर के केस में थेल्स प्रमेय अगर लागू करें तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC, और हम लोग को AE बटा EC का मान दिया है 3/4। इसका मतलब AD बटा DB भी कितना हो जाएगा, 3/4। तो हमसे यही पूछा था, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू दिया हुआ है। AB कितना दिया है, 6√3, ठीक है, AB 6√3 दिया है। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया है AC, तो AC दिया है 12, ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसके अलावा BC का मान भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक। आपको बताना इसमें क्या है, कोण B का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कोण B का वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को भुजा का क्या करना होगा, स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो स्क्वायर करने पर आएगा कितना, इसको इससे स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर और √3 तो कट जाएगा, √3 बचेगा, 6 का 36, और इसको गुना करेंगे किससे, 36 को 3 से। तो 36 को जब 3 से गुना करेंगे तो आएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ा वाला वैल्यू, बाकी दो छोटा वैल्यू जो इससे बचा है, इसके अलावा जो बचा है ये और ये, इसका जोड़ अगर इसके बराबर आ जाएगा तो सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और AC का वैल्यू सबसे बड़ा है, तो हम लोग चेक करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करते हैं, इसका और इसका स्क्वायर का मान कितना है, 108, और BC के स्क्वायर का मान कितना है, 36। अब जोड़ने पर आया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है ये AC के क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वैल्यू किसके बराबर आया, AC स्क्वायर के, ठीक है। अगर दो भुजा के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं, और जो तीसरी भुजा यानी जो अकेले ये बचा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, कर्ण, ठीक है। इसका मतलब इसमें B नहीं है, तो कोण B कितना डिग्री होगा, समकोण होगा 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी, ये कौन सा थ्योरम लागू हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम में एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल B कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा सी नंबर हम लोग का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है बिंदु 2,3 और 4,-3 की दूरी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दूरी सूत्र लगाना है, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको वैल्यू को बैठा लेना है, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है x2 का वैल्यू 4 और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हो जाएगा -3 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
इसका होल स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 माइनस होगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 3 दोनों माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, यानी -6 आएगा। -6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +36। ठीक है, इतना आया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 40। अब 40 का हम लोग फैक्टर किस तरह कर सकते हैं, तो 40 का फैक्टर हो सकता है 4 गुना 10। ठीक है, 4 गुना 10, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और रूट के अंदर क्या बचेगा 10, क्योंकि 10 का वर्गमूल होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2√10। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है मूल बिंदु से बिंदु 4, -3 की दूरी क्या है। जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी 4 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, यानी 16 जोड़ 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5 इकाई। क्या हो जाएगा 5 इकाई। अब 5 इकाई किस ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है tan थीटा बराबर √3। अब बताइए कि आपसे पूछा है इसमें थीटा का मान, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, हम लोग को पता है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी √3 के बदले में हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो ऑप्शन सी है ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें लिखता है cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, sin 42 डिग्री। अब cos 48 को हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये लिखाएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह में 48 डिग्री होगा, माइनस sin 42 डिग्री। 90 से 48 को हम लोग को माइनस करना है, तो माइनस करने पर आएगा 42 डिग्री, और पहले से है माइनस sin 42 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 0। अब क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है बी वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या लिखा गया है 0। आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे, जिसमें साइन ए बराबर लिखा है 3/5, और हम लोग को पता है कि साइन बराबर ही होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, हम लोग को अब b का मान निकालना है, b का मतलब आधार। तो b बराबर फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर और माइनस होता है b में p का स्क्वायर। तो h कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 16, यानी b बराबर कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है इसमें tan a का मान, तो हम लोग को पता है तो tan बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/B। p का मान कितना है 3, और b का मान हम लोगों ने अभी निकाला 4, तो ये आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3/4 वो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि उन्नयन कोण अनवन कोण हमेशा होते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण और अनवन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराबर। ठीक है, आपको ये समझना है कि उन्नयन कोण और अनवन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है जब कोई दुष्यक नीचे से ऊपर देखता है तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज के बीच का कोण कहलाता है। नीचे से ऊपर जब देखा जाएगा, ये त्रिकोणमिति से पूछ रहा है, तो उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। जब ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो उसे अनवन कोण बोलेंगे। मान लिया जाए आप सड़क पे चल रहे हैं और एक छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है, आप छत पे अगर देखेंगे तो दृष्टि को आप ऐसे ऊपर करके देखेंगे तो उसको बोलेगा उन्नयन कोण। ठीक, अगर मान लिया जाए छत पे आप खड़े हैं और नीचे कोई एक कार आ रही है या फुटबॉल सड़क पे रखा है, तो आप जब कभी भी छत से नीचे देखेंगे ऐसे करके देखेंगे तो उसको बोलेंगे अनवन कोण। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला है आप नीचे से किधर देख रहे हैं, दृष्टि करके ऊपर की ओर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कोण दिया ऑप्शन नंबर ए में, उन्नयन कोण। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो आंसर होता अनवन कोण, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण, ऑप्शन नंबर ए।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मान लिया जाए ये एक सर्कल है और इस पर एक स्पर्श रेखा जाएगा, तो ये केवल एक पॉइंट पे ही स्पर्श करेगा, इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श रेखा किसी वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है। देखिए सर्कल वाले चैप्टर से ही दो क्वेश्चन है। ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है और ये स्पर्श पॉइंट p है। तो देखिए जब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर आती है और यहाँ टच करती है स्पर्श रेखा पर, तो ये हमेशा समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 90 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का, यहाँ लिखा है फिर खाली जगह है, होता है। समकोण होता है, संपूरक होता है, पूरक होता है, या इनमें से सभी होता है। तो इसको समझ लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। मान लिया जाए ये एक आपका सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर कोई एक बिंदु है और यहाँ से ये सर्कल को ठीक से बना देते हैं और यहाँ से एक स्पर्श रेखा आ रहा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। तो मान लेते हैं ये P था, ये स्पर्श बिंदु A और स्पर्श बिंदु B, ठीक है। तो यहाँ से ये लंब होगा 90 डिग्री बनेगा, सबको पता होता है ना। तो बोला ये जो कोण होता है, ये कोण, ठीक है, जो झुका हुआ, और ये मान लिया जाए ओ ये कोण, ये दोनों कोण क्या होता है एक दूसरे का। तो ये दोनों कोण हमेशा संपूरक होगा, क्योंकि जब कभी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको संपूरक बोला जाता है। हम लोग को पता है इसमें आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो आमने सामने का कोण 180 थी, ये भी आमने सामने का कोण क्या होगा 180। और जब कभी भी आमने सामने के दो कोणों का योग 180 होगा तब हम लोग का आंसर क्या होता है, संपूरक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है संपूरक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूरक कोण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला पूछ लिया और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा बटा 360 2 पाई r, ठीक है, ये बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला चाप की जो लंबाई पूछा है। यानी ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, 2 पाई r। अब देखिए ऑप्शन में चूंकि r कैपिटल है तो हम लोग r क्या लिख सकते हैं, कैपिटल, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में कि d व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप होता है। चूंकि यहाँ पर व्यास d है, ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगा d बटा 2। चूंकि व्यास यहाँ कितना दिया है, व्यास का मान दिया है d, तो अगर हम त्रिज्या आपसे पूछें तो त्रिज्या का मतलब क्या r, तो r का मान निकल जाएगा d बटा 2, ठीक है। अब आपसे अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई r और प्लस 2r, पाई r और प्लस 2r। इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो हम लोग r का जगह में क्या बैठा सकते हैं, d बटा 2, इसीलिए इसको लिखा जा सकता है पाई d, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जो 2r होता है वो किसके बराबर होता है, d के, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं d, मतलब इस फॉर्म में आपका आंसर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है r सेमी त्रिज्या वाले, यानी r का वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले, ये स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, वो गलत है, स्क्वायर नहीं होगा, त्रिज्या स्क्वायर में नहीं लिखा था। वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ दिया है 14, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दीर्घ वृत्तखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी पाई r स्क्वायर, और इसको माइनस कर देना होगा जो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 14, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा, यानी ये हो गया 22 बटा 7। r का मान कितना है 7 गुना 7 माइनस 14, इसको इससे काटेंगे तो आएगा 22 गुना 7, यानी 154 माइनस 14, माइनस करने पर कितना आ रहा है, माइनस करने पर आएगा 140, ठीक है। तो
हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है, ठीक है। भले ऑप्शन में स्क्वायर नहीं दिया लेकिन आप स्क्वायर लगा लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोले का क्या होगा, आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखता है एक घन के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, घन की कोण की माप क्या। मान लेते हैं घन की कोण की माप 1 है, और घन के विकर्ण की जो लंबाई होता है उसका फॉर्मूला होता है √3a बराबर कितना दिया है, 15, ठीक है। अब हम लोग को a का वैल्यू, a को कोण मान लेते हैं और a का वैल्यू निकालना है, तो हम √3 को बटे में ले आए। अब √3 चूँकि रेशनलाइज में जाएगा, इसीलिए इसको सॉल्व करने पर आएगा 15 √3 नीचे, √3 का √3 से गुना करके 3, ये 3 से कटेगा 5 बार में, यानी 5 √3 इतना आ जाएगा इस कोण की लंबाई। चलिए क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखता है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया, ठीक है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी गोले और शंकु दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा। तो मान लेते हैं जो गोला है उसका त्रिज्या r है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन का, और शंकु का आयतन का भी फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। अब यहाँ चूँकि ऊंचाई और r अलग अलग है तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं r, ठीक है, ये वाला। तो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि यहाँ अलग r यहाँ अलग r इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये r किसका है, गोले का, ये r किसका है, शंकु का। तो दोनों एक जैसा नहीं लिख सकते। अब इससे देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कटेगा, यानी बचेगा 4r3। चूँकि r का मान दिया हुआ है, यहाँ r का मान कितना है 6 का स्क्वायर, और ये 24। हम इससे इसको कैंसिल करेंगे 6 बार में, यानी r3, यहाँ 6 2 गो, यहाँ 6 1 गो, यानी यहाँ भी आ गया 6 का पावर कितना 3, यानी पावर सेम हो तो r का वैल्यू कितना आएगा 6। यानी आपका क्वेश्चन नंबर जो 36 में पूछा था त्रिज्या, तो ऑप्शन नंबर ये सी आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या होता है, 1, इसके अलावा 3, 5, 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या। इसका मध्य पूछेगा तो जब कभी भी आपको मध्य निकालना हो किसी का तो सभी संख्या को जोड़ देना है, यानी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, और जितना संख्या उतना से भाग देना है। तो संख्या टोटल 5 था, जोड़ने पर आएगा 25 और बटा में 5, काटेंगे 5 से 5 बार में तो आंसर आएगा 5। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए 38 में लिखा है, ये तोरण वाला है ना, तो इसमें आपको चित्र अगर क्लियर नहीं हो रहा तो एक हम चित्र आपको अभी दिखा रहे हैं, इस चित्र में आपको क्लियर हो जाएगा। तो पूछा है दिए गए तोरण से वर्ग अंतराल 60 80 बारंबारता है, 60 80 का बारंबारता है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 60 80 वाले के केस में जो 60 है वो किसके साथ है, तो 60 वाला 20 के साथ है, ठीक है। और जो 80 वाला है, और जो 80 वाला है ये भी किसके साथ है, 20 के साथ है। तो आपसे 60 और 80 का बारंबारता पूछ लिया, ठीक है। 60 और 80 का क्या पूछ लिया, बारंबारता। तो 60 और 80 का बारंबारता पूछा है, इसीलिए 60 वाले के साथ जो भी नंबर लिखा रहेगा ये, और 80 वाले के साथ जो नंबर लिखा रहेगा ये, इन दोनों का अंतर यानी माइनस करके निकालना होगा। तो दोनों को घटाने पर आएगा कितना, 0। तो ये 0 इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह आपको निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो किसी घटना ई का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि पी ई जो होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन पी ई जो होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है, या
1 के बराबर होगा। अब 1 से छोटा का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 1 से छोटा का मतलब वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 1 से छोटा तो नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो नेगेटिव में तो होगा नहीं। इसका मतलब कन्फर्म है कि पी ई का मान 1 तो हो ही सकता है, 0 तो हो ही सकता है। अब 1 से छोटा का मतलब 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.1 0.2, ये नहीं कि माइनस में ले ले और बोले कि 1 से तो छोटा ही है, तो माइनस में नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन होता है। लेकिन ऐसा कंडीशन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग बराबर को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी ई बराबर 1, ये सही आंसर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 39 में जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें भी एक कंडीशन दिया है कि पी ई 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन बता रहा कि पी ई 1 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो छोटा वाला क्यों नहीं हुआ। छोटा का मतलब ये नहीं होता है कि माइनस में चले जाए, ये बीच का बात कर रहा है, 0 और 1 के बीच में रहेगा, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है, जब एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, तो पासा को जब हम लोग उछालेंगे तो उस पर जो नंबर आने का संभावना है वो 1 से 6 तक आएगा, यानी कुल नंबर कितना हो गया 6। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सम आने की प्रायिकता, सम कौन कौन है, 2 4 और 6, यानी टोटल जो सम वाला नंबर है वो 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यानी टोटल नंबर 3 है। तो आपसे पूछा है सम आने की प्रायिकता, तो सम आने की जब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता सम बराबर टोटल नंबर कितना है सम आने का 1 2 3, और टोटल नंबर कितना है प्रायिकता का जो पासा को उछाला गया 6, तो ये आंसर होगा। लेकिन ये कटेगा एक बार में, ये 2 यानी 1/2, तो आंसर हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसका मतलब सेट 5 पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, 1 से लेकर सेट 5 तक पूरा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग सब्जेक्टिव वाले जो भी सेट है उसको सॉल्व करेंगे, सेट 1 से शुरू करेंगे सब्जेक्टिव का। अब फुल डिटेल्स में हम लोग समझ के जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है कि सबसे पहले जो भी वीडियो मैं आपको बना के अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले, ठीक है। इसीलिए और आपका एग्ज़ाम जो बहुत नज़दीक है उसके लिए ये सेट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑब्जेक्टिव तो देख लिए, लेकिन अब जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तो थोड़ा उसका क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बहुत इजी से उसको सॉल्व करेंगे। आप देखते रहिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और लाइक करके शेयर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।